हो रहा है? इंट्रोडक्शन बुखारा तैयार हो गया। तू खड़ा था बंदे दे इंट्रोडक्शन। मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं क्या करूँ? मैं इसे एडवर्टाइज करूँगी ना, वी गिव आवर स्टूडेंट्स द चांस टू एक्सेल इन ऑल द फील्ड्स। यही बात अच्छा है, ग्राउंड करके बोलना है ऑन हो रहा है, मतलब है। फिर ब्रांड सामने मिले। The students at these classes चलो 15.1 अभी तो 14 नहीं करा रही। पहले 15 खत्म होती थियोरी है, बराबर थियोरी खत्म करता है। और ये आसान है, स्पीड में चलेगा, ठीक है। ट्राई टू स्टे अलोंग। पहला अ कंपनी और अ फर्म। अब यहाँ पर क्या बोला है? द चैप्टर इज अबाउट फाइलिंग रिटर्न्स ऑफ इनकम, राइट। हम रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की बात करें तो अब तुम्हें दो डेट्स पता है, वो दो जुलाई और अक्टूबर। उसके अलावा एक और डेट है नवंबर, जो तुम्हें है नहीं सिलेबस में, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए होती है मोस्टली, ठीक है। तो अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि अगर आपको इस डेट्स के हिसाब से रिटर्न्स फाइल करनी होती है। किसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है? किसी भी कंपनी को इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर मैंडेटरी है। अगेन आपको ऑडिटिंग और यहाँ वहाँ कंफ्यूज मत होना। ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है जब 1 करोड़ के ऊपर, 10 करोड़ के ऊपर होता है या 50 लाख के ऊपर होता है। हम सिर्फ रिटर्न्स भरने की बात करेंगे। हमारा टैक्स आया या नहीं आया, वो उसका आंसर कैसा है, ठीक है। और इसमें ये MCQ क्वेश्चन नहीं है, पेपर भर के देना पड़ेगा आपको कि हमारा ये आंसर है पूरी वर्किंग नोट के साथ। तो उन्होंने पहला बोला कंपनी या फर्म है तो आपको तो आपकी इनकम भले जितनी भी हो आपको भरना ही है रिटर्न। पर दूसरे जो पर्सन्स अदर देन बोल रखे हैं ना, ये थोड़ा सा यहाँ पर एम्बिग्यूटी है, पर इनका ऐसा कर लो, ये अदर देन काट दो। जो सेकंड वाला डब्बा है ना 139(1) उसका अदर देन काट दो। वो पर्सन जो एक इंडिविजुअल है, HUF है, AOP, BOI है, उनका अगर टर्नओवर, ठीक है, उनका अगर टर्नओवर इनकम या टर्नओवर नहीं एक्चुअली इनकम, टर्नओवर इज टोटल सेल्स, इनकम इज एक्सपेंस माइनस करके। तो अगर उसकी इनकम एक्सीड करती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी वो 2.5 या तो 3 या तो ऐसा, ठीक है, तो उससे ज़्यादा है तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। ये आपकी इनकम आएगी कैसे, वो नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है सब्सिक्वेंट टू दैट। क्योंकि उनके लिए और है क्या, कौन रह गया, सारे तो आगे इसलिए मतलब जो पर्सन है यही है। हाँ, यहाँ पर जो तुम्हारा है रेड विद 6 प्रोविजन, उन्होंने बोला इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI is required to submit its return of income if income without claiming exempting। वही सेम चीज़ आ गई ना, सेंस नहीं बनेगी। हाँ, विदाउट डिडक्शन। वो इनकम आएगी कैसे, इनकम कैसे आएगी, आपको डिडक्शंस नहीं क्लेम करने, आपको वो 54 यानी कि वो कैपिटल गेन के नहीं, घर खरीद के घर बेच के घर खरीदा, लैंड बेच के लैंड खरीदी, वो वाले 54 की सीरीज के एग्जेम्पशंस, ये सब अगर आपने नहीं लिए हुए हैं तो आपकी इनकम बेसिक ऊपर होनी चाहिए। गेटिंग द पॉइंट। तो ये दो एग्जेम्पशंस तुम्हें बिना दिए, अगर इनकम अबव द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, यू हैव टू मैंडेटरीली फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। गेटिंग द पॉइंट। तो अगर कंपनी है तो ऑलवेज फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, अगर इंडिविजुअल है तो अगर उनकी इनकम विदाउट डिडक्शंस, और या तो एक 54 वाले डिडक्शन जो है ना, इसके बिना एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन। हाँ, बेसिक एग्जम्पशन, ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि ये तो है ही, कंपनी को तो हमेशा ही भरना है, बात खत्म हो गई, पर इन इंडिविजुअल की अगर एक बेसिक एग्जेम्पशन से एक्सीड नहीं करती तब भी भरनी है, कब, ठीक है, उसकी क्या कंडीशन है, ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि अगर आपका ऐसा ट्रांजैक्शन है तो आपको भरनी ही है रिटर्न ऑफ इनकम। वो तुम्हारे नीचे 7th प्रोवाइजो वाला। कोई पर्सन अदर देन कंपनी और अ फर्म who is not required to furnish return of income or under any other provisions of section 139 and who during the previous year, जिसकी इनकम ये सबसे ऊपर जा रही है। तो एक इंडिविजुअल या तो फर्म जिसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से बिलो बेसिक एग्जेम्पशन है,
बिलो बेसिक एग्जेम्पशन है बट वो ये वाले कंडीशंस फुलफिल कर रहा है तो आपको मैंडेटरली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। पहला क्या है, तुम्हारा ये बंदेगा 1 करोड़ के ऊपर अमाउंट उसने डिपॉजिट किया है बैंक में, ठीक है, इनकम तुम्हारी 2.5 लाख से कम है पर डिपॉजिट तुमने 1 करोड़ का रखा है, तो फिर हम बोलेंगे ये वाला जवाब कैसे आता है बताओ, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। कहाँ फंसा? डिपॉजिट 1 करोड़। ठीक है, बी पॉइंट, जब करंट अकाउंट में लिखा है ना सेविंग में डाली दो तो नहीं, सेविंग के अलग है पैसे, सेविंग में भी है, कहाँ लिखा? पिछले पेज पर शायद कहीं पर था, मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो करंट में तुम्हारे 1 करोड़ 50 के, लाख सेविंग। करंट अकाउंट में तुम्हारे 1 करोड़ है, तुम्हारे बी पॉइंट अगर तुमने 2 लाख से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रखा है फॉर ट्रैवल इन फॉरेन कंट्री, ठीक है, बाहर घूमने गए 2 लाख से ऊपर खर्चा किया, तब भी मैंडेटरी आरओआई फाइल करो। थर्ड, तुम्हारी बिजली का बिल 1 लाख से ऊपर आ रहा है साल का, ये तब- सारी और में है कि एंड में? और सब और में है, ठीक है। इसमें से कोई भी एक अगर आपका फुलफिल होती है कंडीशन तो आपकी भले इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से कम है तब भी आपको फाइल करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ इनकम। हम टैक्स पे करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑडिट करवाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पूछ रहे हैं कि ये जो जवाब तुम्हारा आ रहा है इनकम कम और डिपॉजिट 1 करोड़, ये जवाब कैसे आता है, कैलकुलेशन करके बताओ, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक सी। डी पॉइंट, जिसकी टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट 60 लाख से ज़्यादा है फ्रॉम अ बिजनेस और 10 लाख से ज़्यादा है फ्रॉम अ प्रोफेशन, बढ़िया। नेक्स्ट TDS TCS काट रहे हो या कटवा रहे हो, 25,000 50,000 तो वही होता है, लग जाता है। नेक्स्ट, हैज़ डिपॉजिट इन 1 और मोर सेविंग बैंक अकाउंट, 1 और मोर माने टोटल, बैंक बुक ब्रांच वाइज कुछ नहीं है, टोटल अगर आपका 50,000 से ऊपर है आपकी सेविंग्स अकाउंट में, सॉरी 50 लाख, 50 लाख। TDS TCS में भी मार्क किया ना, 25,000 फॉर नॉर्मल, 50,000 फॉर सीनियर, ठीक है। उसके अलावा ये जो ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी और ये अभी के लिए होल्ड कर रखना, ये हमको बाद में करना है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा इलस्ट्रेशन है, अभी इलस्ट्रेशन के हिसाब से बताओ, मिस्टर आर्नोल्ड की इनकम है 5 लाख, तो उसको रिटर्न भरना है। रॉक 30,000 नहीं भरना। फाइट क्लब लिमिटेड क्यों भरना है, कंपनी है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फ्रेंड्स क्लब लिमिटेड लॉस है तब भी भरना है, रिटर्न ऑफ लॉस भी भरना पड़ता है मैंडेटरी। नेक्स्ट असेसी कैन, ये नेक्स्ट असेसी कैन फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, वो डब्बे के नीचे लिखा है छोटा सा, देखो कि आप वॉलेंटरली भी रिटर्न, ऐसा नहीं है कि इतने से ज़्यादा हुआ तो ही भरना है, वॉलेंटरी भी तो भर सकते हो ना, मिल गया। ये लास्ट में नहीं भरना। भरना है, लॉस होगा तब भी भरते हैं, ठीक है। लॉस तो ही क्लेम कर पाओगे, कैरी फॉरवर्ड लॉस, ये वो सेटअप में देखा था, याद है, रिटर्न भराओ तो ही लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते पेपर आते हैं अगर सेटअप हो। पढ़ ही लियो। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, चलो। इंटरनेशनल वाले ट्रांजैक्शन 30 नवंबर, इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी 31 अक्टूबर, कंपनी है तो 31 अक्टूबर, अगर आपके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं तो 31 अक्टूबर, कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट हो या ना हो 31 अक्टूबर है। इंडिविजुअल HUF अगर ऑडिट होगा तो 31 अक्टूबर, नहीं तो जुलाई, ठीक है। उसके बाद आपका एक चीज़ याद रखना, जैसे जो फर्म है, ठीक है, अगर ये फर्म के ऑडिट होते हैं तो उसका क्या डेट होगी, 31 अक्टूबर, राइट। अगर इस फर्म में कोई पार्टनर है तो पता है हम देखते हैं कि फर्म इनको कोई रेम्यूनरेशन देता है, शेयर इन प्रॉफिट देता है, या कितना सारा वो सब प्रॉब्लम है कि इधर टैक्स हो तो इधर एग्जाम, इधर टैक्स हो तो उधर एग्जाम, तो ये इकट्ठा देखना पड़ेगा ना, इसीलिए ऐसा बोल दिया कि कोई फर्म जिसका ऑडिट होता है ना तो उसका पार्टनर अगर खुद का ROI भर रहा है ना, रिटर्न ऑफ इनकम भर रहा है, तब वो भी 31 भरेगा। आया समझ? पार्टनर की इनकम ऑडिट वाली रिक्वायरमेंट में नहीं बैठती होगी येट, क्योंकि उसके फर्म का ऑडिट होता है, उसका भी होगा, ठीक है। उसका ऑडिट नहीं मिला, उसकी रिटर्न उस दिन जाएगी भले अनऑडिटेड हो। गेटिंग द पॉइंट? पार्टनर विल फाइल ऑन 31st इवन इफ अनऑडिटेड।
प्लीज इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये मार्क्स का आएगा इससे थ्योरी आ सकता है 4-5 मार्क्स का बस, इससे मेरे हिसाब से तो। हाँ छोड़ के जाएगा, है छोड़ के जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ उसको। तेरे सवाल का मेरे को बहुत पता ही होता है ना अंदर का इंटेंशन क्या है। तो अभी भी मैंने भी छुपाया नहीं। ठीक है चल, एक आधा चैप्टर कम हो तुम्हारा। कुछ करा छोड़ना फिर। मैं तो कराऊंगा। When a return of loss should be filed, ये सिंपल कंपनी रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करना पड़ता है। रिटर्न ऑफ लॉस जो है अगर तुमने वो फाइल नहीं किया है तो सेट ऑफ नहीं कर सकते, सेट ऑफ कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेट ऑफ कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक चीज़ लिख लो, सेक्शन 70 और 71 याद आ रही क्या है? हाँ जी क्या होगी? 70 में इंटरसोर्स इंट्राहेड, ठीक है। और सेक्शन 71 ये इंटरहेड और ये इंट्राहेड, ठीक है। चलो देखिए बढ़िया। अब इस केस में अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करा है नहीं करा है उस पर बात करते हैं। अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट पर फाइल करा है, अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट पर फाइल करा है, क्या आप क्लेम कर सकते हो, लॉस सेट ऑफ कर सकते हो? कर सकते हो। अगर आपने बिलेटेड फाइल करा है, बिलेटेड मतलब 139 के हिसाब से आपने जो जुलाई या तो अक्टूबर में फाइल करना था, उसके बाद आप लेट भी फाइल कर सकते हो। मैक्सिमम दैट मैक्सिमम इज दिसंबर, ठीक है। 31 दिसंबर तक आप फाइल कर सकते हो। अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल करा है तभी भी आप इंट्राहेड सेट ऑफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर भी दोनों चीज़ें अलाउड है, पर कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है। कैरी फॉरवर्ड अगर तुमने किया है तो ड्यू डेट में फाइल किया है तो अलाउड है, और अगर बिलेट फाइल किया है तो कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? इस नॉट अलाउड में दो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, और आई थिंक एक्सेप्ट अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ तक डन। एसएससी अदर देन अबव इज नॉट, अच्छा ठीक है। हाउएवर एसएससी फॉलोइंग कंपनी फॉर्म यूनिवर्सिटी लोग को तो इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम और लॉस भरना ही पड़ता है अपना आरओआई। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट बोलता है एसएससी अदर देन अबव इज नॉट कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ लॉस। हाउएवर फॉलोइंग लॉसेस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, अगर उसका रिटर्न ऑफ लॉस सबमिट नहीं किया। बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, एक्टिविटी ऑफ ओइंग मेंटेनिंग रेस हॉर्स कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट, लॉस डिक्लेयर्ड इन बिलेटेड रिटर्न कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। हाउएवर उनका सेट ऑफ हो सकता है, उसमें प्रोहिबिशन नहीं है, नॉट प्रोहिबिटेड व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम इवन इफ रिटर्न ऑफ लॉस इज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। समझ आ रहा है? ये लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस है, ये हमारी कैजुअल इनकम में आता है ना, तो ये तो हम करते ही नहीं रिटर्न। नहीं, रेस हॉर्स वो था ना, इंट्रा हेड नहीं होता, पर वहाँ तो जाता है ना आगे, कैरी फॉरवर्ड होता है, डायरेक्ट कैरी फॉरवर्ड होता है। कैजुअल इनकम का हम मना ही नहीं करते। कैजुअल बिजनेस वाले ही रहते हैं। ये कैजुअल इनकम कहाँ से हुई? अलग ही रहते हैं। ये बेट नहीं कर रहे घोड़े पे, ये घोड़ा संभाल रहे, उससे कमा रहे। वो बेटिंग वाला था जो कैजुअल था ना, वो घोड़े के रेस पर बेटिंग। ये तुम ओनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्स वो वाला, ठीक है। यहाँ तक बढ़िया। जो थर्ड का बी पॉइंट है वो काट देना, ये कुछ अजीब सा फालतू में बीच में लिखा है। सी पॉइंट, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्री और हाउस प्रॉपर्टी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगर लॉस रिटर्न नहीं फाइल किया तब भी। Although the loss of the current year cannot be carried forward unless the return of loss is submitted before the due date, but the loss of the earlier year which can be carried forward, the return of loss of that year was submitted. मतलब क्या हुआ, मैंने 24-25 में एक लॉस किया, उसका ड्यू डेट टाइमली फाइल किया, उसको मैंने अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया, अब्जॉर्ब नहीं हुआ, अगले साल फिर कैरी फॉरवर्ड किया, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया। पर अगर जो 24-25 का लॉस 25-26 में लेकर गई, 25-26 का रिटर्न मैंने बिलेटेड फाइल किया था, पर उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ये लॉस तो पिछले वाले साल का है,
गेटिंग द पॉइंट? तो जिस साल का लॉस है उस साल का रिटर्न टाइमली फाइल होना चाहिए, तो वो आराम से कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। अगर आपका जिस साल में बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रखे हो तो नहीं हो सकता, वो सिर्फ उसका नहीं हो सकता, उस साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, ठीक है? और ये अप्लाई इन पे भी होता है इन- अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और वो तो उस साल में तो हो ही रहेगी है ना। ये तो carry forward मान लो आज ये है, आज के साल का अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और हॉर्स प्रॉपर्टी का लॉस आएगा, और आज इसी साल में मैं लेट करता हूँ हाँ तो वो तो तब बोल वो रखा होगा है। कैरी फॉरवर्ड। हाँ होगा, ये बोल होगा। रखा है। तो देखना कैरी फॉरवर्ड बिलेटेड रिटर्न फाइल किया एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी अनअब्सॉर्ब्ड, तो इनको तो आप कर ही सकते हो, कोई पंगा है ही नहीं यहाँ तक, ठीक है? नेक्स्ट तुम्हारा बिलेटेड रिटर्न का टाइम दे रखा है, देख लो फटाफट से। assessee fails to file return within the time limit allowed 139(1) or within time allowed 142(1), he can file belated return. Belated return कब तक जा सकती है? December 31st of the relevant assessment year or the completion of assessment. Completion of assessment का क्या मतलब होता है कि कई बार ऐसा होता है जो हमारे साथ नहीं होगा या हमें इस बारे में कोई सवाल भी नहीं आएगा, पर सिर्फ असेसमेंट इज कि आप खुद अपनी इनकम बताते हो, वो सेल्फ असेसमेंट होता है। पर कई बार अगर आपने टाइम रिटर्न्स नहीं फाइल किए या आप बहुत सारे रिफंड्स मांग रहे हो या आपकी ऐसे कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं, तो आपके आरओआई को कई बार असेसिंग ऑफिसर असेस करता है कि भाई इसकी इनकम बताओ कितनी है, ठीक है? तो अब अगर तुमने कोई रिटर्न फाइल किया तो तुम्हारा डेट टाइम लिमिट क्या होगी? या तो दिसंबर वाला, या तो तुम्हें असेसिंग ऑफिसर नोटिस भेज देगा कि अरे अब तक फाइल क्यों नहीं किया, फटाफट फाइल करो। और कब तक फाइल करो? 4 नवंबर तक फाइल कर दो, तो फिर तुम्हारी डेट हो जाएगी, राइट? तो 31 दिसंबर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है? उन्होंने असेस करके मंगवा लिया है, तो विच एवर इज अर्लियर। गेटिंग द पॉइंट? assess is a very big word. Assess can include giving out notice, assess can include calculating your tax even, ठीक है? एक वो तुम्हारी इनकम खुद से जो मर्जी असेस कर रहा है। नोट however if assessee files belated return you would be liable to penalty interest, ठीक है? इंटरेस्ट तो लगेगा ही, दिसंबर तक का भी लगेगा ही, ठीक है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेट, आपका इंटरेस्ट लगेगा और आपका लेट फाइलिंग फीस लगेगी। बढ़िया। ये 142(1) क्या है? ये 142 जो तो है ना तुम्हारा, वो इसका था पीछे, आई थिंक वो नवंबर वाला शायद। डेट के हिसाब से था कुछ तो। अच्छा ये वो है ना, असेसिंग ऑफिसर ने तुमको नोटिस भेजा 142 के अंदर। अगर तुम टाइमली फाइल नहीं किया तो असेसिंग ऑफिसर नोटिस भेजेगा। सीएमएस पढ़ना वैसा लग रहा है। क्यों? चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। रिवाइज रिटर्न क्या, तुम्हें अपनी गलती का एहसास खुद हो गया, तुमने रिटर्न फाइल कर दी है, अब मेरे को लग रहा है कि कोई गड़बड़ हो गई है, ये मेरी इनकम रह गई, मेरा टैक्स ज़्यादा आ गया, कुछ भी, तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नेसेसरी डिस्कवर्स एनी ओमिशन रॉन्ग स्टेटमेंट, बोनाफाइड नहीं चाहिए, मतलब जायज़ चीज़ है वो, तो आप कर सकते हो। रिटर्न फाइल कंडीशंस क्या है? ओनली रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) और 142(1) कैन बी रिवाइज्ड, इवन बिलेटेड रिटर्न्स 139(4) कैन बी रिवाइज्ड। तो हाँ, तुम्हें 142(1) है ही नहीं अभी, मैं चेक कर लेती हूँ, बाकी सेक्शन देख लेते हैं। तो सारे रिवाइज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिलेट भी है तो रिवाइज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिलेटेड भी नहीं हो तो अपडेटेड, अब छोड़ आगे चलेंगे। टाइम लिमिट 31 दिसंबर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, ठीक है? रिवाइज रिटर्न भी दिसंबर के पहले पहले हो जाना चाहिए। यहाँ तक ठीक है? तुम्हारा भी वही है ना, एग्जाम फॉर्म का जैसे है ना, जो 250 रुपये करके रिवाइज करवा सकते हो, तो उसकी भी तो डेट है ना, तो बस ये। उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न हो जाएगा तुम्हारा, जैसे तुमने रिवाइज फाइल किया, परमिशन की ज़रूरत नहीं है, रिवीजन हो सकती है, और आई थिंक कभी कितनी बार हो सकते हैं, कैन बी रिवाइज्ड, हाँ, कैन अगेन बी रिवाइज, दैट इज अ सेकेंड रिवीजन भी अलाउड है फॉर करेक्टिंग एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फर्स्ट रिवाइज रिटर्न विद इन सच टाइम, दैट इज 1 ईयर फ्रॉम द विचएवर इज अर्लियर। चलो क्या बात है, समझ में आएगा? कौन सा? 6th का ब्रैकेट, 1 ईयर फ्रॉम द अर्लियर, समझ आया? जाना फर्स्ट ईयर में या उसके एक साल उसके बाद? साल बाद, पर फर्स्ट ईयर में भी नहीं होगा ये वो होगा कि रिवाइज रिटर्न फर्स्ट जब 31 दिसंबर और रिवाइज रिटर्न का साल है ना, फर्स्ट रिवाइज। ना?
सेकेंड जो रिवीजन है वो कब तक हो सकती है? 31/12 और फर्स्ट रिवीजन इसमें से विचेवर इज अर्लियर। ठीक, रिवीजन ऑफ लॉस रिटर्न भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम लिमिट 8th पॉइंट काटो। अब अपडेटेड के पहले अब डिफेक्टिव रिटर्न पे आओ। डिफेक्टिव रिटर्न क्या कहता है? आपने रिवाइज में तुमने खुद अपनी गलती का एहसास करके दोबारा फाइल किया। डिफेक्टिव में हमने तुम्हारी गलती पकड़ ली, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हारी गलती पकड़ ली और बोल दिया डिफेक्टिव है, चलो दोबारा फाइल करो, या तो ये चीज़ दोबारा डिक्लेयर करो, तो A1 नोटिस भेज दिया, ऐसा कुछ हो सकता है। सो मीनिंग ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न, रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी रिगार्डेड एज डिफेक्टिव इन द फॉलोइंग केसेस। तुम्हारे कोई इनिशियल स्टेटमेंट कॉलम में कोई प्रॉब्लम है, नॉट ड्यूली फाइल्ड है, रिटर्न इज नॉट अकम्पेन्ड बाय जनरल डिटेल्स एंड स्पेसिफिक डिटेल्स, पूरी डिटेल्स तुमने सही तरीके से नहीं दी होगी कोई। टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन, जब भी नोटिस आया उसके 15 दिन, मस्ट रेक्टिफाई द एरर विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन सर्व्ड माने तुम्हारे पास पहुंच गया होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने नोटिस किस दिन भेजा है डजंट मैटर, तुम्हारे पास पहुंचा है उस दिन से 15 दिन। ठीक है, अभी तो ऑनलाइन होते हैं तो सेम डे हो जाता है, बट इसलिए बोल रखा है। और विद इन सच एक्सटेंडेड टाइम। कॉन्सिक्वेंसेज व्हेन डिफेक्ट इज नॉट रेक्टिफाइड, तुम्हारा जो रिटर्न जो तुमने भेजा था पहला वाला जो डिफेक्टिव है वो इनवैलिड मान लिया जाएगा और ऐसा माना जाएगा तुमने कभी सबमिट किया ही नहीं। ठीक है, वो इज एन इनवैलिड रिटर्न एंड प्रोविजंस ऑफ एक्ट विल अप्लाई एज अ टैक्स पेयर फेल्ड टू फाइल रिटर्न एट ऑल। एकदम बढ़िया, अमेंडमेंट काट दो चलो और दोबारा आ जाओ। अब अभी तक हमने सारे रिटर्न देख लिए। नॉर्मल वाला 139 तुमने टाइमली फाइल कर दिया, पंगा नहीं किया। बिलेटेड रिटर्न देख लिया, दिसंबर तक फाइल कर दिया, गलती सुधार ली, रिवाइज्ड गलती उन्होंने निकाली, तुमने सुधारी, डिफेक्टिव। ठीक है, ये सब फाइल हो गए। अब इन सब में डिले या तो फाइल किया ही नहीं, इन सब में डिले या तो फाइल किया ही नहीं, 31 दिसंबर के बाद या तो फाइल किया ही नहीं, तो तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। अपडेटेड कब तक फाइल कर सकते हो? 21 क्या, 31 दिसंबर से 12 महीने या तो 31 दिसंबर से 24 महीने, हर चीज़ के अपने अपने वो टाइम लिमिट है। तो तुम ऐसा पूरा कर लो, 24 महीने का टाइम लाइन, 12 महीने में भी हो सकता है, 24 महीने में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो अब एनी पर्सन मे फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न ऑफ हिज इनकम और द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज असेसेबल। माने ये ब्रैकेट वाली चीज़ बताओ क्या लिखा है फटाफट। क्लबिंग ऑफ इनकम। हाँ, क्लबिंग ये सारा चैप्टर ऐसे ही है। अभी तो और होगा, पर मैं आधा कटवा दूंगी, तो नहीं पड़ेगा। पहले करवाने वाला था। हर बार होता है, मैं आपको भी नहीं करवाती। पढ़ते हैं अभी। मुझे पहले बता दूँ कि मेरा भी तो रह जाता है। अरे आपने मुझे बताया तो कुछ नहीं, वो तुझे नहीं कहती है। हाँ, ये बेचारा। मैं सच बताऊं तो मैंने सुना नहीं यार क्या हुआ, मैं तो बस वही बोल रहा हूँ। नहीं, को बात नहीं हो रही थी, देखो तो मैं बताती होंगी। ये बेचारा वो सफाई भी दे रहा है, बोला आपने अभी तो बताया था। नहीं वो तो मैं क्या आप जो भी आपने बोला उससे रिलेटेड बोल रहे कुछ मैंने सुना नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं वीडियो बंद हो गई। नहीं तो बंद हो जाएगी तो फिर तो मैंने 15 मिनट कहा है। कैमरे में कुछ कुछ करूँ मैं। असेसमेंट ईयर 24-25 है, ठीक है। इसका असेसमेंट ईयर नहीं, सॉरी हम प्रीवियसली 24-25 है ना, तो अब इसका रिटर्न कब तक चल जाना चाहिए? 31 हाँ, तो असेसमेंट ईयर 25-26 के अंदर आपका रिटर्न जाता है, राइट। आपका रिटर्न चले जाना चाहिए वैसे 25-26 की यहाँ तक 31 दिसंबर तक, राइट।
नहीं तो कल अभी तो मार्च हो गया ना। 31 दिसंबर 25। इस तारीख तक तुम अपने सारे रिटर्न्स अलॉन्ग विद बिलेटेड और सब कुछ फाइल कर देते हो, है ना, बिलेटेड रिवाइज दिए। अब तुमने गलती कर दी और तुमने नहीं भरा तो इसके 24-25 के हाँ अगले साल ही फाइल करते हो ना कि नहीं? 24-25 के 3 महीने रह गए होंगे। है अरे 24-25 आप ये असेसमेंट बोल रहे हैं कि प्रीवियस बोल रहे हैं? अरे previous 25-26 है ना। 24-25 की इनकम का लास्ट डेट अभी तो हमने कहा 31 दिसंबर तक फाइनली फाइल हो जाता है। फिर मार्च की बात कर रहा है ना, तो वो तो अलग ही साल है ना। तुमने 24-25 में पैसे कमाए, उसका टैक्स कब भरेगा? या तो 31/7 ऑफ 20 25-26 इसका आ गया ना। ठीक है, तो बाकी हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमको समझ में आ गया। तो तुम्हारे पास यहाँ पे डेट है, तो तुम्हारा अपडेटेड रिटर्न कहाँ से शुरू होता है, यानी कि टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अ ड्यू रिटर्न कहाँ से शुरू होता है? अगले साल से। तो तुम्हारा 26 से हम अगला साल शुरू कर देंगे। 26 से लेकर 27 यानी कि 31, 12, 26 और फिर 1, 1, 27 पूरा 31 मार्च नहीं 12, क्योंकि टाइम तेरा यहाँ पर खत्म हो रहा है ना फाइल करने का। तो पूरे 2 साल, इन्होंने 2 साल फाइनेंशियल ईयर भी नहीं बोला तुमको, इसलिए तुमको 12 महीने करके बोला। ठीक है। ये वाला ठीक है, टोटल 24 मंथ्स तुम्हें बोला है। अब सी ये पढ़ते हैं एक बार, फिर लिखना थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा। हमारा कहा है, हाँ, एनी पर्सन मे फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न ऑफ हिज इनकम और द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज असेसेबल फॉर द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू सच असेसमेंट। ठीक है, टाइम लिमिट क्या है? अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(BA कैन बी सबमिटेड एट एनी टाइम विद इन 24 महीने 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। फॉर इंस्टेंस अपडेटेड रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 कैन बी सबमिटेड ऑन और बिफोर 31 मार्च 26। कोई डाउट आपने कुछ और कराया, मैंने कुछ और नहीं है करा। ना? हाँ मेरे को भी लग रहा है। तो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर ही बोला है ना उन्होंने, तो मतलब आपने तो ये नहीं करा कि 31 से हाँ, 12 मंथ। तभी तो कि रुक जा गड़बड़ हो गई। अब 31 पर ये तो बिलेटेड रिटर्न तो यहीं तक जाता है ना। बिलेटेड रिटर्न की हमारी 31, 12, 25 तक लास्ट डेट जाती है। उसके बाद हम असेसमेंट ईयर से शुरू कर रहे हैं। दिसंबर, जनवरी, मार्च तो क्या होगा? मेरे को लगने लग गया। हाँ। Updated return under this can be submitted any time within 24 months from the end of the relevant assessment years. हाँ यही है। जो आपने बोला वो सही है। नहीं ये वाला जो मैंने बोला वो सही है। टाइम लिमिट तुम्हारी वहाँ से शुरू हो रही है। देख वैसे तो 31 मार्च आ जाएगा यहाँ पे 12 की जगह। 12 की जगह 31 मार्च नहीं आ सकता ना। या तो फिर ये 24 महीने का टाइम है, 24 महीने 3 महीने या 27 महीने कुछ तो है ना, 3 महीने गायब तो नहीं है। अच्छा देख एक सेकंड, तुम्हारे सारे रिटर्न्स 31 दिसंबर तक चले जाते हैं। हाँ जी। रिवाइज रिटर्न्स 31 दिसंबर तक चले जाते हैं, सब कुछ दिसंबर तक चला जाता है। तो फिर बस हमें 31/3/27 से पहले पहले भर देना है। इजी लैंग्वेज में लिखा रहता है। यहाँ पे दिसंबर का लिखा है। अच्छा हाँ ना, हाँ ठीक है ना। तो तुम्हारा यहाँ से टाइम शुरू तो हो रहा है, इधर से शुरू तो हो रहा है, पर एक्चुअली उन्होंने
असेसमेंट ईयर के हिसाब से बताया, तो उन्होंने बोला कि आपको 12 महीने गिनने, सॉरी 24 महीने गिनने आपको अप्रैल से, अगर बराबर। हम 24 महीने गिनेंगे फिर ये मार्च 31 2027 आना चाहिए ना, तो इसमें 26 है, वो तो 12 महीने हुए। असेसमेंट ईयर बोला है एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर ना, हाँ, तो 24-25 का असेसमेंट ईयर मतलब 25 से 31/12/25 से 31/12/26 तो 12 महीने हुए। पॉज कर दूँ। अपडेटेड रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 कैन बी सबमिटेड। तो ये तो इन्होंने कुछ गलती करी होगी कैलकुलेशन में, क्योंकि लिखा तो 24 महीने तो सही है, वो तो पता है मुझे। तो उन्होंने बोला अभी आपने बोला था ना या तो 12 महीने होता है या तो 24 महीने होता है। वो तो ऐसा होता है कि भाई आप यहाँ तक भर दो तो अलग वो पेनल प्रोविजन है, कुछ 12 महीने के अंदर अंदर कर दिया तो 12 महीने की बात करें तो और अलग प्रोविजन है, इंटरेस्ट पेनल्टी ये सब में कुछ चेंज है, बाकी मैक्सिमम 24। मैक्सिमम 24 है। मेरे मन में एक बहुत फालतू का सवाल आ रहा है। मन में रखो क्यों पूछो, पॉज कर दूँ। ऐसी पूछ लिया। नहीं तू फालतू। सवाल के डिपेंड करता है ना, जल्दी पूछ जो पूछना है तो। छोड़ो। जैसे रात तो फिर भी नहीं जा रहे। चैट जीपीटी भी जीलिया बना रहा है इसलिए ना फालतू सा ट्रेंड है। ट्रेंड ही है, बना ही जा रहे हैं लोग। हाँ। एक असल फोटो आती है उसके बाद अगर कार्टून वाले ना आए तो लगता है कुछ गड़बड़ है। वो उसका आ गया ना, वो सैम ऑल्टमैन, क्या बंदे का नाम है, यही है ना ओपन एआई का बंदा सीईओ, उसका आ गया, बोलता है हम लोग का वो डेवलपमेंट ग्रोथ रुक गया है। उन्होंने वो कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी, फ्री कर रहा था ना पहले, तो वो अब नहीं कर रहा। वो तो पहले भी था ना, 5 ही फोटो होंगी ऐसा कुछ था। अब तो उन्होंने आपने भी बनाया नाम? नहीं ज़्यादा कुछ होने लग गया ना तो मैं डर गई, मैं इतना नहीं कर सकती। और मेरे को तो लगा कि चीज है ना कि नहीं, लोग कितने लोगों की फोटो चली गई है वहाँ पे यार, मेरे को तो वो डर लग रहा है। तो कुछ भी कर सकते हैं। 556 मिलियन क्या ही डाटा, करेंगे उसमें क्या करने खोपड़े की फोटो का क्या ही करेंगे लोग। कुछ भी हो सकता है कुछ आजकल, भी। तो आई स्कैन ये वो ऐसे। कुछ भी आइस के मैं ऐसा बहुत बड़े बहुत फ्री की चीजें यूज कर रहे हो कि करोड़ों की संपत्तियां है ना दुनिया में। चलो ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ तक नॉर्मल सारे रिटर्न्स फाइल हो जाते हैं, नॉर्मल एंड रिलेटेड फाइल हो जाते हैं। तुम्हारे नॉर्मल तो जुलाई या अक्टूबर तक ही फाइल हो जाते हैं, राइट? दिसंबर। नहीं नॉर्मल ड्यू डेट वाले दिसंबर तक ड्यू डेट वाले फाइल हो जाते ठीक हैं, है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद तुमने ये जो 3 महीने हैं वो सच में हैं, पर है बस। यहाँ पर उसने क्या बोला कि तुम्हें 24 महीने का टाइम मिलेगा, पर अब तुमने कब तक फाइल किया है फिर वहाँ से 24 महीने गिनते हैं। अगर हाँ लॉजिक इसकी, तुमने जब फाइल किया वहाँ से 24 महीने गिनेंगे तो हर बंदे का 24 महीना अलग खत्म होगा और काउंट रखना मुश्किल है। तो उन्होंने बोला असेसमेंट ईयर से हम 24 महीना गिनते हैं। तो 27 आएगा ना, ये गलत है। हैं? हाँ ये तो गलत है। अपडेटेड रिटर्न कैन बी सबमिटेड एट एनी टाइम विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, है ना? हाँ, तो उन्होंने फॉर इंस्टेंस अपडेटेड रिटर्न्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 कैन बी सबमिटेड ऑन और बिफोर 31 मार्च 26। हाँ बढ़िया, तो यहाँ तक डन है। तो उसके बाद तुम्हारा दिसंबर 26 खत्म हुआ, 1/4/26 शुरू हुआ से लेकर 31/3/27 आया। ज़्यादा नहीं हो गया? 28 तक चला जाएगा ये तो। ओ नमन कर मैथ्स ठीक कर। 25 तक असेसमेंट ईयर खत्म हुआ दिसंबर, तो यहाँ पर तो 1/4/26 ही आएगा ना? 24-25 जब खत्म हुआ वो तो 31 मार्च ही थी ना, हाँ तो 31 मार्च से 2 साल मतलब मार्च 31 2027 तो यहाँ पर 2025 क्या से है, जो तुम 2027 रिटर्न फाइल कर सकते हो वो तो 31। अपडेट करने की बात हो गई है मैम, इसमें रिटर्न नहीं फाइल चल, करने जो की नॉर्मल जरूरत वाला ही नहीं है। नॉर्मल वाला होता है वो तो तुम्हारा 31/12/25 आएगा। 25 ही आएगा ना यहाँ पर तो। हाँ, हाँ यही गड़बड़ है ना, जो हम अपडेट करते हैं रिटर्न उसमें तो हम ये देखते ही नहीं है ना हमने कब फाइल वो करी। नहीं देख, तभी तो यहाँ से टाइमलाइन शुरू किया उन्होंने, अलग से टाइमलाइन शुरू किया। हाँ 25, 26 और 26, हाँ 27।
यार पूरे कितना स्पीड में जाता चैप्टर, पूरे 20 मिनट बर्बाद हो गए यहाँ पे। ये हमने लास्ट वीक लिया 31 12 27 31 हाँ आएगा। ठीक है। फाइनली क्या who can submit updated return? कोई भी बंदा टाइमली रिलेटेड वाला रिवाइज्ड वाला कौन सा? मैम आप इसको ना मिटा के दोबारा देखो। ना अरे मेरा भी तो गड़बड़ चली। मैं इसको मिटा के छुट्टी कर दो सेमेस्टर नहीं आप इसको मिटा के दोबारा लिखो ना, इसमें आप वो मत डाल लो कि हम कब तक भर सकते हैं, इसमें आप सिर्फ ये डाल दो हम कब अपडेट कर सकते हैं, तो बस इजीली बन जाएगा। यहाँ पर बात के बाद थी। ठीक है। हाँ और नहीं क्या मैं भी मिटा रही तो मेरा भी गड़बड़ हो जाएगी। अपडेटेड रिटर्न कहाँ से कर सकते हैं? तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो, असेसमेंट ईयर में तुम रिटर्न फाइल करते हो, ठीक है। असेसमेंट ईयर कब खत्म होता है? 24-25 का प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर 25-26 में खत्म होता है, ठीक है। हमारा 25-26 तो 31 मार्च 2025 को ही हो जाएगा ना, ऐसे तो असेसमेंट असेसमेंट ईयर ईयर तो यही है ना, लेकिन यार तो फिर तो ऐसे तो 28 को चला जाएगा ना वो। यही पूछ रहा था हाँ तभी तो मैं भी तो कंफ्यूज हुई कि 28 चल रहा उधर। जो बोलना था फालतू से सवाल ये था फालतू से नहीं तो फालतू तो नहीं करना एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर लिखा है ना। अरे ठीक है दोनों ठीक है 24-25 अरे डेट तो ये बस साल देखो कौन सा है इस साल ऐसे 25-24 25 आ रहा है हाँ तो एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर तो लिखा है। नहीं देखो ये ये क्या हो इस साल रहा है इस साल 36 महीने हो जाएंगे, 24 महीने नहीं होंगे क्योंकि आपने इनकम तो 24-25 में कमाई ना, आप उसको अपडेट करोगे 3 साल बाद तक अपडेट कर सकते हो, पर इसमें तो 24 महीने लिखा है। इसी वाली का तो हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं ना अगले। 25-26 वही तो कह रहा मैं, आप उसको 25 रिटर्न फाइल करने को इसके बीच में लेकर ही मत आओ। तो फिर असेसमेंट ईयर कहाँ से आएगा? असेसमेंट ईयर भी तो एंड हो रहा है, देख तो तो सही। वो तो 2026 होगा ना, फिर 31 मार्च 2026। 31 हाँ 28 तक जा रहा है, मैंने लिखा हुआ है, मतलब 28 तक ही जा रहा है। जो देखेगा ना इस वीडियो में ऐसा हो जाएगा भाई चल क्या रहा है भाई नहीं ऐसे शुरू से शुरू करते हैं। क्या देख रहा हूँ और वो है अब तक जो भी था वो सब काल्पनिक था। ये जो करेगा सच्चा 28 तक जाएगा, 28 तक जाएगा। मैं शांत दिमाग में करी तब था। तो 24-25 तुम्हारा प्रीवियस ईयर, हाँ प्रीवियस ईयर 24-25 है, उसका असेसमेंट ईयर 25-26 है। ये तो मिटा के लिखा हाँ 25-26 है। अब यहाँ से तुम्हें +2 इयर्स करने हैं, या तो +2 इयर्स ही नहीं लिखते हैं, +24 महीने करने हैं, ठीक है। अब यहाँ से +24 महीने करोगे तो तुम्हारा असेसमेंट ईयर 1/4/26 से शुरू होगा, 1/4/26 से अगेन 31/3 से नहीं नहीं, ठीक है, असेसमेंट एंड ऑफ ये 24 महीने की बात कर रहे हैं एंड ना ऑफ असेसमेंट है ना ईयर हाँ, हाँ तो 31/3/27 6 8 ना 24 महीने की 1 4 ठीक है हाँ, ठीक है। तेरा कैलेंडर ठीक है ठीक है उसके बाद यहाँ से शुरू होगा, यानी कि 1/4/27 से 31/3/28 तो यहाँ तक तुम अपडेट कर सकते हो। बढ़िया, ये हम मिटा देते हैं। ये हो रहा था 24-25 में तुम्हारी इनकम अर्न है और असेसमेंट ईयर 25-26 में तुम्हारी इनकम टैक्स है। आप इसमें यहाँ करो तो दिसंबर नहीं करना ना, वो गलत था। गलत था हाँ यही है, दिसंबर आएगा नहीं है। ठीक दिसंबर तक 25-26 तक तुम्हारी इनकम टैक्स है। यहाँ पर वो दिसंबर जो 31 दिसंबर है वो सही था, ओ 31 दिसंबर सही था। है कितना कौन सा साल
2025 भाई। 25-26 का यानी कि 31 दिसंबर 2025 वो सही था। उस यानी कि ये जो तुम्हारा असेसमेंट ईयर है इसमें एक तारीख आएगी 31/12/25। इस तारीख तक तुम 3 चीज़ें कर सकते हो, तुम्हारा बिलेटेड रिटर्न, नॉर्मल वाला रिटर्न और वो रिवाइज रिटर्न। ठीक है, ये तुम्हारा ठीक है। वो जो 3 महीना वो गायब है, कुछ नहीं है उसका। हमें गिनना यहाँ से शुरू करना है कि तुम्हें टाइम, अब इसके बाद अगर तुम्हें जो 3 महीना है ना, यानी कि नहीं मैम, उन 3 महीनों में हम अपडेट तो कर ही सकते कर हैं। तो सकते हैं ना, वही ना। हाँ वही, अगर 1/25 26 से लेकर 31/3/26 ये जो 3 मंथ्स हैं इनमें तुम रिवाइज कर सकते हो, उसमें अपडेट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम्हें यहाँ पर टाइम दे रखा है कि यहाँ तक तुम्हारा रिवाइज हो सकता है। बढ़िया, शुक्र है भगवान का, हमने खत्म किया ये टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा इन टोटल 36 मंथ हो गया ना। इसमें नहीं जाएंगे। अदर पॉइंट्स क्या है? 36 हो गया। The following points should be noted. कमाने से। If a person has sustained loss for any previous year and he has already submitted return of loss for that year within the due date, he can furnish an updated return of that year, where such return is a return of income. प्लीज़ ये ध्यान दो, अपडेटेड रिटर्न फाइल करने हमें दिया जा रहा है, राइट? आप सब फाइल करो, तो इन गवर्नमेंट ने बोला कि तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल करो। एक तो लेट हो, ऊपर से इतना लेट हो, अभी भी हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, तो तुम अपडेटेड रिटर्न तो ही फाइल करोगे अगर तुम लॉस से इनकम बनाने वाले हो। इनकम कम है बढ़ाने वाले हो, रिफंड है कम करने वाले हो, कैरी फॉरवर्ड इनकम कम, सॉरी लॉस कम करने वाले हो। तो अगर तुम्हारा टैक्स बढ़ता है ना तो ही अपडेटेड फाइल करना, वरना तो फाइल ही मत करना। आई बात समझ? इसमें भी फाइन भी लेते हैं और एक्स्ट्रा। हाँ वो तो सब करेंगे ही करेंगे, पर यही है कि तुम इनकम कम करने वाला अपडेटेड रिटर्न तो फाइल कर नहीं सकते। ठीक है, यही हिसाब बोला है कि अगर आपने लॉस सस्टेन किया है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो अगर आप उस लॉस को इनकम बना रहे हो। बी पॉइंट, इफ एज अ रिजल्ट ऑफ सबमिटिंग अपडेटेड रिटर्न आपका जो क्वांटम ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस रिड्यूस होने वाला है तो भी आप कर सकते हो। आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकते हो, कब नहीं कर सकते? अगर वो एक लॉस का रिटर्न है। सेकेंड पॉइंट, अगर उससे आपकी टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मिल रहा है। और सी छोड़ो, सी छोड़ दो। कौन सा पॉइंट पढ़ाया आपने? ये ठीक है, सी और डी ये जो मतलब पूरा कि मतलब जैसे मेरे पास अगर 9 लाख का लॉस है, ठीक है, मैं अगले साल उसको कैरी फॉरवर्ड करा और उससे मेरा 8 लाख का लॉस हो गया या जो, ठीक है। अब मुझे अगर ऐसा नहीं, मेरा लॉस है 9 लाख का, इसका मुझे रिटर्न फाइल करना है। अगर मैंने रिटर्न फाइल नहीं करा तो मैं लॉस कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकती। तो उन्होंने बोला आप अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, वो भी एक तरीके का रिटर्न ही है। तो अब ये जो रिटर्न है ना, ROI यानी कि अपडेटेड वाला फाइल करने के बाद अगर मेरा लॉस 9 लाख से घट के 7 लाख या कुछ हो जाता है तो ही मैं फाइल कर सकती हूँ, नहीं तो तुम नहीं फाइल कर सकते हो। गेटिंग द पॉइंट? तो लॉस तुम्हारा कम होना चाहिए, इनकम तुम्हारी बढ़नी चाहिए। ठीक है, जैसे एक बंदा 7 मतलब डिफॉल्ट रेंज में उसने अपनी 7 लाख की इनकम शो कर दी, हाँ तो उसको रिबेट वगैरह लगा के कोई टैक्स नहीं देना। हाँ वो अपने अपडेटेड रिटर्न में 7 लाख से कम इनकम कर सकता है, क्योंकि उसकी ना तो कोई टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज होगी कि उसको सरकार को हमें अपना पैसा वापस भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि उसका टैक्स जीरो है। नहीं, आप अपडेटेड रिटर्न तो ही फाइल करोगे अगर इनकम बढ़ रही है। उनका इसमें तो ये केस है ही नहीं ना, कौन सा वाला? जो मैं बोल रहा हूँ वैसा लिखा नहीं है। वैसा लिखा नहीं है मुझे इसमें। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, अफेक्ट ही नहीं हो रहा है, तुम्हारी इनकम उतनी है ही नहीं है, सब सरकार को काफी होना चाहिए। 7 लाख इनकम शो करी थी मैंने, उसमें कोई टैक्स नहीं भरा मैंने, तो उसको अपडेट करके मैं 5 लाख इनकम कर सकता हूँ। नील रिटर्न फाइल किया ना तुमने, हाँ, ये तो कर ही सकते हैं तो ना। पहले तो फर्क लिंक नहीं था, अभी भी नहीं है। हाँ तो कुछ फर्क कर नहीं सकता है। पड़ा ना, कर सकते हो मेरे हिसाब से। अरे जो आपने बोला उसके हिसाब से मेरे को तो यही लगा पता कि अगर टैक्स बढ़ रहा है तभी कर सकते हैं, अगर टैक्स कम हो रहा है हाँ तभी ये है, दैट इज ट्रू, ऐसा है, ऐसा ही है इनका। नील का नहीं कर सकते हैं। नील का नील कर सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ फर्क ही नहीं पड़ा ना। पर तुम्हें अभी तक यही अपने आंसर में मत करना ये सब, क्या होगा क्या है, क्या
नहीं होती तो है वैसे ऐसे कम होता कराते तो हैं है। पर वो रिवाइज तो नहीं अपडेटेड भी होती है। अपडेट ही कराते हैं ना लोग कहीं देख के आए हैं। चलो ठीक है, डिफेक्टिव हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है कहीं पर भी? जल्दी टाइम खत्म हो गया। आधा घंटा रहता है। ये सब मैंने तो जाके बोल रहा था। चलो तुम्हारा पैन पे आ जाओ सीधा, बाकी सब काटना है। पेन भी काट दो उसमें है तो। है कुछ नहीं, बस पैन 10 कैरेक्टर्स, बहुत सारा इनकम। अब यहाँ पर who need to apply पैन, बस ये देख लो। A person whose total income exceeds exemption limit, तो उसको पैन जरूरत है, रिटर्न फाइल करेगा वो। Whose turnover gross asset expected to increase 5 lakh, he needs to have पैन। टैक्स की बात ही नहीं कर रहे हम, पैन कार्ड चाहिए बस इस बंदे को। पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट अदर इंडिविजुअल हु एंटर्स इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2.5 लाख के ऊपर की 1 साल में पैन चाहिए। बंदा मैनेजिंग डायरेक्टर करता खुरता है तो फिर वो भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, पैन चाहिए। एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज एक्ट में है, पैन चाहिए। ठीक है, पैन नीचे दिखा, देखेंगे नीचे वीडियो की। अरे हाँ shit। भूल ही गई। 1 घंटे की थोड़ी देखेंगे। कोई बात कोई बात नहीं। क्या टाइम नोट करिए मैं इसमें। 46 मिनट्स के कट करते हैं। नहीं नहीं बोला 46 मिनट से देखो आपके संस्कार नहीं मैं करता हूँ चलो थर्ड पॉइंट, टाइम लिमिट फॉर पैन कब तक है? 31st में असेसमेंट ईयर। चलो जल्दी जल्दी। पर्सन whose total income exceeds maximum exempted limit। जिया टीवी पे मत Person whose turnover is expected to exceed 5 लाख till the end of the accounting year। देखो टाइम लिमिट, अगर आपका इनकम टर्नओवर 5 लाख के ऊपर जा रहा है तो आपको 31 मार्च तक ही चाहिए ये हमने चीजें। कटाया क्या था? भाई अब तक 7, 8 और 9.5। थर्ड पॉइंट रहना है, आपकी इनकम अगर एग्जेम्प्टेड लिमिट से ऊपर है तो 31 में, अगर 5 लाख से ऊपर है तो अकाउंटिंग ईयर से। कौन सी एप्लीकेशन है ये? पैन के लिए? हाँ पैन सब पैन। फोर्थ, वॉलंटरी एप्लीकेशन पैन ले मुझे सकते एक ही हो। बार करना पड़ेगा ना? हाँ हाँ इसकी एक दे रखी है। चलो 5th काट दो। 6th फॉर्म 49 नहीं है, जान दो, याद मत करना। फीस मिल है, देयर इज नो फी फॉर पैन। वैसे 50 रुपये तो गवर्नमेंट 185 है नहीं यार, अभी मैंने लिया था। वो आपने प्रिंट आपने ई-पैन अप्लाई नहीं बनाया। करा होगा। नहीं आया मेरा घर। मेरा ही नहीं आया इधर। चलो झूठ बोल रहे लोग। यूटिलिटी, सिंस पैन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसएससी, पैन मस्ट बी कोटेड ऑन रिटर्न ऑफ इनकम, चालान्स और एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी। आपके सारा टोटल इनकम एक जगह पर एक नंबर पर आते हैं ना, नाम तो बहुत सारे लोग के अलग अलग हैं, तो पैन नंबर से आइडेंटिफाई करते हो कि इस बंदे की कितनी इनकम, क्या है क्या नहीं। तो नेक्स्ट, अगर आपने पैन अप्लाई नहीं किया या रॉन्ग पैन कोड किया तो आपका 10,000 की पेनल्टी है। 10th काट दो। 11th रीड मार्क कर लो, एक बार है ना, कुछ 6 पॉइंट्स इसमें रीड कर लेना, बहुत हो जाएंगे। 10th काट दो। 11th वाला सिर्फ एक रीड काट दो, और 11th वाला जस्ट गिव इट अ रीड। क्यों? यहाँ पर बोला कहाँ कहाँ पैन लिखना होता है, तो उसके 5-6 पॉइंट्स प्लीज देख लेना, ठीक है? जस्ट 5-6 पॉइंट, उन्होंने लंबी चौड़ी से रेल बना रखी है, तो वो नहीं करना आपको। इसके अंदर से अगर तुम जब रीड करोगे भी ना, तब भी 14th पॉइंट मत रीड करना, ठीक है? बस हाँ तो रीड ही मत करना। और 5 अपने मर्जी से सिलेक्ट कर लो, जो से मर्जी। उसमें भी 10th वाले रहने देना, 10th में भी एक गड़बड़ है, ठीक है? ये डिपॉजिट डिपेंड वाला ना। हाँ जी, ठीक है। 11th वाला जस्ट रीड 5-6 पॉइंट्स, बट डू नॉट रीड 10th एंड डू नॉट रीड 14th। बढ़िया। साइनिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 140। कहाँ पे? 13th पेज पे Yes. करने हमने कोई पॉइंट नहीं है, बस एक बार रीड करना, जो मर्जी करना। नहीं, वो तो अगले वाले। अगला है। person exempted from voting ban. मेन पॉइंट से 11 के बाद क्या करोगे इसके अंदर, इतना नहीं है। 15 18
अरे कौन सा वाला 14 काटना था 15.12 वाले पेज का डिक्लेरेशन बाय पर्सन नॉट हैविंग पैन काटना था। चलो उसका भी 14 काट दे, क्या बात होगी। हाँ ऐसे बहुत सही आता था तुमको, लाइफ इंश्योरेंस वाले तो लिखा है 5 लाख वाला 50,000 भी अच्छा वो काट दिया, छोड़ो समझ नहीं आई 50,000 कहाँ से आए। चलो 14th अब सही वाला 14 काट दिया। हाँ चलिए, अच्छा ये वाला जो है ना, एक सेकेंड, 15.12 वाले पेज का माइनर टू कोड पैन ऑफ पेरेंट और गार्डियन, ठीक है, ये वाला एक बार रीड करो। वेयर पर्सन एंटरिंग इनटू एनी ट्रांजैक्शन रेफर्ड टू इन दिस रूल इज अ माइनर and who does not have an income chargeable to income tax, he shall quote the PAN of his father or mother or guardian as the case may be in the document pertaining to the said transaction। इसका कुछ मतलब तो समझ नहीं आएगा, पर अगर वो जो माइनर है, ठीक है, उसने नाच नोच के या गाना गा के अपना इनकम कमाया है, तो उसी के ही पास टैक्सेबल होती है, उसी के ही पास टैक्सेबल होती है, तो वो अपने पेरेंट्स का गार्डियंस का क्या कहते हैं पैन कोड करेगा। उसके अलावा चाहिए भी पढ़ लो फिर। 12% exempted from quoting PAN in case a person is having agricultural income, नहीं कोट करना, नॉन रेजिडेंट नहीं कोट करना, उनके पास है नहीं, गवर्नमेंट नहीं कोट करना, बस कुछ था नहीं। साइनिंग ऑफ रिटर्न अब आ जाएंगे यहाँ पर, बढ़िया। साइनिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 140, ये में कौन सा बंदा अपना रिटर्न ऑफ इनकम वो साइन कर रहा है कि भाई मैं हूँ जो अपना वेरीफाई करता है ना। तुम जब रिटर्न फाइल करोगे तो मैं देखा होगा OTP आता है टाइम से, या आधार कार्ड वेरीफाई करते OTP आता है, तो वही है कि तुम खुद, ये होता है वो तुम्हारा वेरीफाई करता है कि हाँ भाई मैंने इस बंदे ने अपना अकाउंट के हिसाब से भरा है। बाकी तुम OTP के हिसाब से आधार कार्ड से सब लिंक होता है, तो यू वेरीफाई कि हाँ दिस इज माई ROI हो गया। तो बस ये कौन बंदा कोड कर रहा है, कुछ नहीं, इंडिविजुअल है तो खुद, नहीं तो एब्सेंट है तो ऑथराइज, नहीं तो गार्डियन, नहीं तो ये, बस सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। HUF होगा तो करता नहीं तो कोई एडल्ट मेंबर, हाँ वो एडल्ट मेंबर लड़का है लड़की कोई भी हो सकता है, कहीं वो वहाँ पर MCQ में पूछ रखा था ऐसा कुछ। फर्म इन जनरल में तो क्या कहते हैं, वो मेन बंदा पार्टनर होगा, और अगर नहीं है तो कोई भी एडल्ट पार्टनर, लाइबिलिटी, डेजिग्नेटेड पार्टनर, सब यही चीज़ लिखी हुई है। एक भी रीड करो समझ में आ जाएगा। असेसमेंट प्रोसीजर आ जाओ, अब बेचारे असेसमेंट प्रोसीजर आया तो क्या चल रहा है। इन्होंने सेकेंडरी रजिस्ट्रेशन के बाद सीधी 18th रजिस्ट्रेशन दे दी, बीच की 16 में वो सीए वाली किताब से आधा किताब वही वाली है। असेसमेंट प्रोसीजर, असेसमेंट मीन्स टू असेस द इनकम ऑफ assessee, that is to decide the income and tax liability of the assessee on the basis of return filed। असेसमेंट प्रोसीजर मैंने आपको बोला था ना, असेसमेंट करता है AO, तो वो खुद सोचता है। अब अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तब भी कर सकता है, फाइल कर दी है उसको लग रहा है गड़बड़ फाइल करी, क्योंकि वो डिफेक्टिव भी तो ऐसे ही पता लगा रहा था, तो उस तरीके से वो असेस करेगा आपकी इनकम। अगर उसको कोई सही नहीं लगेगा तो नोटिस भेजेगा, और इवेंचुअली यू विल हैव टू रिवाइज इट और कोई भी चेंज इट, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट तुम खुद करते हो, जो भी तुम रिटर्न्स फाइल कर रहे थे 139(1) वाले हिसाब से जुलाई में या तो अक्टूबर में तुम अपने आप रिटर्न्स फाइल कर रहे थे, उसमें तुम सेल्फ असेसमेंट कर रहे थे, ठीक है। रिवाइज वाला, हाँ नहीं, खुद कुछ भी वाला भी, नॉर्मल को भी सेल्फ असेसमेंट ही कहते हैं। तूने पहली बार जो भरी है जुलाई में अक्टूबर में, वो भी सेल्फ असेसमेंट, मैंने खुद कैलकुलेट किया ना अपना इनकम, बस वो सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट एसएससी इटसेल्फ इज रिस्पांसिबल टू डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम, खुद आप रिस्पांसिबल होते हैं ना, इसलिए टैक्स लायबिलिटी एंड टू पे टैक्स अकॉर्डिंगली। अगर आप नहीं पे करते तो जाके आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, तब तक आप सेल्फ असेस कर रहे हो और वो ठीक है। और इस बाकी के को रीड ही करना, इस चीज़ को ना, इस चीज़ को एक बार मॉड्यूल से भी देखना, इसमें उसमें बेटर होगा, ठीक है। गिव दिस अ रीड फ्रॉम मॉड्यूल सेल्फ असेसमेंट वाला पैराग्राफ, ठीक। नाउ कम टू द पेज नेक्स्ट वाला, इंटरेस्ट पर आ जाओ। इंपॉर्टेंट नोट्स रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। हमें कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता नहीं, तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करनी, थियोरेटिकल बेसिस पर देख लो। राउंडिंग ऑफ द अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट। अब तुमने टाइमली रिटर्न्स नहीं फाइल किए, या बिल लेट हो गया, या अपडेटेड हो गया, सब कुछ है, तो इंटरेस्ट भरने बोलेंगे। जो तुम्हारा इंटरेस्ट होगा ना वो 100 पे राउंड ऑफ होता है, यहाँ तक ठीक है, पर यहाँ पर प्लीज़ लिख लो ये प्रीवियस 100 होगा, मतलब अगर 390 भी है ना तो 300 हो, 400 नहीं, पिछला वाला 100 पे राउंड ऑफ होगा, ठीक है।
amount on which such interest is calculated will be rounded up to the multiple of 100 by ignoring any fraction of 100. Example, वो 240 है तो 200, 290 है तो भी 200. 99 है तो भी 200 हो जाएगा पीछे भी रहा 299 हाँ हाँ 199 नहीं सॉरी 299 होगा तो भी 200. मैं बंद करके चला दूँ. तो बस खत्म में लगा है. Clear first. Round off the period for which interest will be calculated. हमने period भी round off कर दिया. पार्ट ऑफ मंथ भी आता है, मतलब अगर 1 तारीख कोई भी महीने की आ रही तो वो महीने का भी इंटरेस्ट आएगा. गेटिंग द पॉइंट कि नहीं? इसमें पहले वाले में ये था कि अगर 200 लग गया तो हम 200 करेंगे. इसमें ये है कि अगर 15 अगस्त है तो हम 70 करेंगे. नहीं पूरा अगस्त कैलकुलेट पूरा अगस्त हाँ आएगा. तो वही पूरा अगस्त कैलकुलेट होगा. अच्छा हाँ सितंबर ठीक है. सॉरी यस ठीक है. पूरा महीना है. पहले में इनकम राउंड ऑफ कर दिया, इंटरेस्ट नहीं. जिस इनकम पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो इनकम राउंड ऑफ हो रही थी. सेकंड में इंटरेस्ट कितने महीनों का कैलकुलेट करना है, फुल और पार्ट ऑफ मंथ, डजंट मैटर. ठीक है. उसके बाद इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम. ये वाले कहाँ से, ड्यू डेट के बाद से हमारे वो वाले आएंगे फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम. अगर ये भी पूरी थ्योरी सिर्फ पढ़ना, वो प्रैक्टिकल टोटल कुछ नहीं देखना है इसके अंदर. मेरा पर्सन वाज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, फेल्स टू फर्निश रिटर्न और फर्निशेस इट आफ्टर ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन 139(1), तो उसको इंटरेस्ट लगता है, देना पड़ता है आफ्टर ड्यू डेट. ठीक है. अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड, कुछ नहीं करना है, इसको काटो. नेक्स्ट पेज पर आओ. रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट. Period for every month or part commencing from the day immediately following the due date of furnishing of return of income. ठीक है. Of the relevant for the relevant assessment year and ending on return is furnished as a due date. अगर date of furnishing return और अगर is not furnished तो फिर assessment होगा, assessing officer करेगा. क्या हुआ यहाँ पर, तुम्हें रिटर्न कब तक फाइल करनी होती है, असेसमेंट ईयर में, या तो जुलाई या तो अक्टूबर में. ठीक है. अगर तुम फेल करते हो, ठीक है, और तुम उसके बाद फाइल करते हैं, बिलेटेड हो भले अपडेटेड हो कुछ भी हो, तो तुम्हारा इंटरेस्ट कब से लगने लगेगा, जुलाई से. ठीक है. 31 जुलाई के बाद से तुम्हारा इंटरेस्ट लगने लगेगा, या 31 अक्टूबर के बाद से तुम्हारा इंटरेस्ट लगने लगेगा. कब तक लगेगा, जब तक तुम फाइल ना कर दो या जब तक तुम्हें एओ से नोटिस ना आ जाए. ठीक है. नोटिस या एओ ने तुम्हारी कंप्लीशन ही कर दी असेसमेंट की. आया समझ? फ्रॉम द ड्यू डेट टिल इट इज एक्चुअली फाइल्ड बाय यू और बाय द असेसिंग ऑफिसर. एकदम कोई डाउट? अगर दोनों मतलब डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न भी दे रखी है और वो असेसमेंट कंप्लीट डेट भी दे रखी है तो कब तक Whichever is earlier. फिर से समझाओगे. The date वीडियो डेट तुम्हारी क्या होगी यहाँ पर कि इंटरेस्ट का पीरियड कहाँ से शुरू होगा, इंटरेस्ट हम दे किस चीज़ को रहे हैं, लेट फाइल किया ना रिटर्न. पर उसकी ड्यू डेट. हाँ जी बताओ. इंटरेस्ट तुम्हें ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल करनी होती है. हाँ जी. तुमने नहीं करी तो अब खत्म हो गया ड्यू डेट का टाइम, तुम बाद में करोगे. तेरा मान ले जुलाई था लास्ट डेट, जुलाई में तुमने नहीं करी, तुमने करी है अक्टूबर में. ठीक है. तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की अगर 2 तारीख को फाइल करी तो अक्टूबर का भी, ये तीनों महीने का 1% पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. जो भी तेरा टैक्स है प्लस इंटरेस्ट फिर तू भरेगी. ठीक है. बस इतना ही है कि इन्होंने जो 2 तारीखें बोली ना, ऐसा हो सकता है कि असेसिंग ऑफिसर तुम पर नज़र रखा है और उसने अपना असेसमेंट दे दिया तुमको कि मैंने इतना असेस तुम्हारी इनकम की, चलो टैक्स भरो. ऐसा भी हो सकता है. वो कैसे होता है क्या होता है नहीं देखना, पर असेसिंग ऑफिसर कई बार ही कर सकता है, इट्स वेरी रेयरिटी. ठीक है. तो उसने कर दिया या तो तुमने कर दिया अपना रिटर्न फाइल, दोनों में से whichever इज अर्लियर तक तुम्हारा तारीख चलेगी. आया? तो जैसे अगर असेसिंग ऑफिसर ने हमारे इनकम कुछ और निकाली है हाँ. और हमने खुद जो काम करी है, चैलेंज कर सकते हो. तो फिर हम इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट तो वही चैलेंज होगा, क्या ये उसका दिया हुआ और तुम्हारा दिया हुआ चैलेंज होगा, फिर जो फाइनल होगा उस पर लगेगा. तो हम अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या लिखेंगे उसमें? The amount charged by the assessing officer shall be challenged in the court of law. ऐसा. दोनों के अमाउंट निकालेंगे और नीचे लाइन चेक करेंगे. फिर वही एज पर द प्रोविजन, बस कुछ करना नहीं, ऐसा आएगा ही नहीं ऐसे. ये 19th रजिस्ट्रेशन से लेके बोल रहा हूँ. नहीं तभी वो काटनी है ना, 18 19 सेकंड फ्लोर की प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा.
आएगा ही डेट theory। भी इसने 32 अक्टूबर दे रखी है। कभी नहीं है। चलो अगला, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्टिंग पेइंग एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स हमने पढ़ाया था, इसका भी बता रही हूँ। क्या? गांधी मरा था कि पैदा हुआ था? ये भी 2 अक्टूबर को। एडवांस टैक्स क्या होता है? तुम Tax प्रीवियस pay ईयर के करना। अंदर ही टैक्स पे करते हो, ठीक है? उसमें होता क्या है कि जैसे जैसे आप इनकम कमा रहे हो ना, वैसे वैसे आप टैक्स पे कर दोगे। जैसे कि प्रीवियस ईयर 24-25 तुम्हारा चल रहा है, उसमें तुम्हें कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स ऐसा कुछ साल के नहीं, अगर तुम्हारी जो भी टोटल इनकम आती है तुम एस्टिमेट करोगे कि ये मेरी टोटल इनकम हो सकती है साल के एंड में, ठीक है? उस पर पहले से टैक्स भरना शुरू कर दोगे। लास्ट में जितना तुमने पे कर दिया, अगर तुम्हारा कुछ बचता है पे करने को, तो वो माइनस होकर तुम्हें रिमेनिंग पे करने को मिलेगा। ऐसा होता है। एक बार खाली इंटरेस्ट देख ले, बाकी मैं आपको बताता हूँ। चलो कंडीशंस मैंने बताया था कि फेल्स टू पे 90% वाला नहीं पे किया तो याद आ रहा है, एडवांस टैक्स कम से कम 90%, अगर नहीं पे किया तो वहाँ पर भी इंटरेस्ट लगता है। एडवांस टैक्स पे किया ही नहीं, या तो 90% तक तुमने गलत तुक्का मार के पे किया, दोनों में। बाकी आ जाओ सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। सिंपल इंटरेस्ट 1%, उसके बीच का सारा कटने का, ठीक है? ओ क्या कटवाया आपने? क्या कहा? क्या कटवाया आपने? हाँ। मुझे नहीं पता। हाँ नहीं, तो क्या कटवाया था? कंडीशन वाला पढ़ा? टैक्स से हाँ जी, लेकर मीनिंग पढ़ लिया। मीनिंग से लेकर की नोट तक काट दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ो 1%, पीरियड से लेकर 20 इलस्ट्रेशन अभी इसका क्या बताया था? एडवांस टैक्स अगर ना पे किया तो इंटरेस्ट लगेगा, बस ये बताया। 1% पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ना है, पीरियड पढ़ना है और पीरियड भी नहीं पढ़ना। पर एवरी मंथ और क्वार्टर मंथ कम से कम फर्स्ट किस chapter में पढ़ा था? एडवांस ये टैक्स तो पढ़ रखा है ना। हाँ, पीरियड कट पढ़ लिया। अच्छा, वो तीन ही पढ़ा था। फॉलोइंग काट दो बस। इलस्ट्रेशन 20 तक सब काट। फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, अब हर महीने तुमको हर महीने तुमको पे करना पड़ता है 15, फिर 30 था शायद, नहीं एक मंथ के लिए हाँ 30, हाँ नहीं 15, फिर 45, फिर 75, फिर 100, ऐसा था ना? रेट्स राइट। आपको एडवांस टैक्स से जितना भी आपकी एस्टिमेटेड इनकम है, उसका इतना 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 परसेंट तुम पूरे साल में पे कर दो। देखो हम वैसे आपका अब तक हमने पढ़ा असेसमेंट ईयर आप पेमेंट करते हो, ठीक है? बट सारा वजूद हिल जाएगा। इन्होंने क्या बोला कि ऐसे तुम साल के बाद में पेमेंट करोगे, हमारे पास पैसा कब आएगा, हम फिर तब तक क्या करें? तो हमको पूरे साल में से थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहो, हम खुश रहेंगे। तो जैसे जैसे आप कमा रहे हो, प्रीवियस से शुरू हुआ तो फर्स्ट क्वार्टर एंड कब होता है? अप्रैल मई जून, ठीक है? तो जुलाई की 15 तारीख थी, 31 तारीख थी, 15 तक तुम पेमेंट कर दोगे एडवांस टैक्स का, पहली इंस्टॉलमेंट तुम्हारे टैक्स की। ऐसा में फिर उसके बाद अगला एस्टिमेटेड टैक्स। एस्टिमेटेड, ठीक है? तुम पे करते रहोगे। यहाँ पर उसने बोला अगर तुमने पे नहीं किया, कोई भी तरीके से गलती किया है, वो छोटा छोटा परसेंट गिनने में भी, तब भी तुम्हें टैक्स लगता रहेगा। तो उसका तो सिर्फ डब्बा ही बनाना है, मैं बनवा देती हूँ। तो कंडीशन है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज टू बी मेड एज पर द शेड्यूल। अगर इफ यू फेल टू पे अमाउंट और पे लेसर अमाउंट एज रिक्वायर्ड, देन एसएससी विल हैव टू पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करना है वो कट जाएगा। ऑल द अदर एसएससीज वाला नीचे आ जाओ डब्बा। ऑल द एसएससीज अदर देन 44 AD तेरा हुआ है, प्रेजेंटेड हुआ है। अब ऑन और बिफोर 15th, ये वही डेट्स है, हाँ ये रहा ना, 14, 15, 45, 75, 100। नेक्स्ट आउट, अगर अब आपको पेमेंट करनी है तो ये इसकी इंस्टॉलमेंट लिख लो क्या थी एडवांस टैक्स की। मुंह के सामने पड़ा था। तो क्या था? पहली इंस्टॉलमेंट कब है? अप्रैल मई जून जुलाई ये अगस्त सितंबर लिख पा रहे हो तो बात दिसंबर
एक सेकेंड, दिसंबर आएगा ना, हाँ कि ना, मार्च। मेरे को ये बताना है कि यहाँ पर हमारा कितना है, 15 और 15, ऊपर 30 45, अप्रैल है। 75 और 100। मैक्सिमम अगर तुमने 12 पे किया है तो चलेगा, कोई पेनल्टी नहीं है। मैक्सिमम 30 पे किया है तो चलेगा, कोई पेनल्टी नहीं है। यहाँ पर तो 75 पे करना पड़ेगा, यहाँ पर तो 100 पे करना पड़ेगा। अगर तुमने गड़बड़ की है, 12 से भी कम पे किया है, अगर तुमने मान लो 10 पे किया है, ठीक है, यहाँ पर 10 पे किया है, तो 3 मंथ्स का तुम्हारा इंटरेस्ट लगेगा डिफॉल्ट पर 5%, ठीक है। आया? हाँ जी। ये नहीं आया। यहाँ पर भी 3 मंथ्स का, यहाँ पर भी 3 मंथ्स का, यहाँ पर 1 मंथ, बस कितने परसेंट का? 1% सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर था ना कुछ है। अगर हम मतलब पूरे साल नहीं भरेंगे तो हमें सिर्फ 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। पूरे साल नहीं भरोगे, हाँ वैसे कर सकते हो, पर ये सबका जा रहा है ना, फिर तो एक्यूमुलेट नहीं होता रहेगा। वो तो 10 महीने की इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। अब एक्यूमुलेट होता रहेगा। हम 10 महीने का है, उसके बाद तुम्हारा बाद में 90% नहीं होगा अगर, तो फिर वहाँ पर भी है। 99%। चलो ये और 4480 है, मैंने तुमको बताया था, याद आ रहा है कुछ, वो प्रिजम्पटिव वाले, ट्रांसपोर्टर वाले और वो लोग, तो उनके लिए क्या सेक्शन था कि उनको सिर्फ सीधा लास्ट में पे करना होता है, तो उनका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, उनको 100% ऑफ टैक्स लास्ट में पे कर देंगे वो लोग। और शॉर्टफॉल ड्यू टू कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम, यहाँ पर आ जाओगे। अगर कोई बंदे की अचानक कोई इनकम होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, ये वो वाली सारी अचानक कोई इनकम होती है, तो फिर वो तो अचानक आई है, उससे अगले जो हाँ, भी उसके अगले वाले आएगा उसमें इंस्टॉलमेंट पे कर दो, आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो तुम्हारा नो इंटरेस्ट वाला पॉइंट और ABCD पढ़ लो और नीचे का डब्बा काट देना। की नोट्स वाला। हाँ जी, की नोट भी नहीं है उसमें, की नोट नहीं, उसकी पहले वाला D के बाद जो डब्बा है ना, ठीक है, की नोट भी काटने। नहीं की नोट नहीं काटना, कितने में देखो वो 12 कितने 12 और 36 12 और 36 ही लिखा है, वो जो पे कर सकते हो ना तुम इतना। मम्मी करती है तो वापस 36 रहेगा। अच्छा अरे मैंने 30 लिखा है, सॉरी 36। तब देखा तो बोला भी नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 और वो 3% वाला देख लो, 3%, 3 महीने। 3 महीने, चलो मेरा भी खत्म हो गया। इंटरेस्ट फॉर एक्सेस रिफंड ग्रांटेड टू द सेसी, तुमको ज़्यादा रिफंड मिल गया है, तुमने मांगा था रिफंड ज़्यादा मिल गया, उसके बाद पता चला इसको तो ज़्यादा पैसे लौटा दिए, फिर उनको बुरा लग रहा है, तो लोग तुमसे जब पैसा वापस लेंगे तो इंटरेस्ट पर लेंगे। क्या? वो बोलेगा नहीं मेरे को क्या था वही तो भाई तेरे चलती ज्यादा करने क्या हुआ? मैंने टैक्स अपना भरा और बोला मेरा रिफंड बनता है 200 रुपये का, हाँ। और उसने मुझे वापस कर दिया। बाद में उनको समझ आया कि इसका तो 200 का रिफंड बनता ही नहीं था, तो फिर मेरे को पैसे वापस मंगवाएंगे और वो 200 पे भी इंटरेस्ट लेंगे। ये सही स्कीम है अगर अपना तभी एडवांस 80% टैक्स करेगा। हमने ज़्यादा भर दिया और कम बनता तो वो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं। क्या? कोई बात नहीं, मतलब भर दिया तुमने तो उनके पास ही जा रहा है ना, वो एडजस्ट कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे वो लोग उनके पास पैसा पहुंचना चाहिए, वो थोड़ी खुद एक तो जो बंदा पैसे ले रहा है वही रूल बना रहे थे, तुमको क्या लगता है 0.5% कर लो। 0.5% 0.5%. 0.5% where any refund is granted to the agency, no refund is due on regular assessment और amount refunded exceeds, उसका रिफंड बनता नहीं था या ज़्यादा दे दिया, तो जब तुम पैसा वापस करोगे जितना टाइम के लिए तुम्हारे पास पैसा रहा एक्स्ट्रा वाला, वो आधे % का इंटरेस्ट दोगे उनको साथ में। बिल्कुल। इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे पास। अगर बंदे ने मेरी जमा किया नहीं मेरे अमाउंट ऑफ विच इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन द होल और एक्सेस अमाउंट, ठीक है, और फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड टू द डेट ऑफ रेगुलर असेसमेंट। लास्टली अगर तुम फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम नहीं करते हो तो आफ्टर ड्यू डेट करते हो। आफ्टर ड्यू डेट मतलब जुलाई और अक्टूबर के भी बाद, यानी कि दिसंबर में भी कर रहे हो तब भी तुम्हारा इंटरेस्ट तो पीछे लग ही रहा था, वो 1% पर, साथ ही साथ 5000 रुपये और देता। एंड में खत्म। बोल रहे हैं ऐसे